नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेताओं ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और तैयारियों पर चर्चा के लिए सोमवार को बैठक की। 3 घंटे से अधिक समय तक चली यह मीटिंग। यहां जेपी नड्डा के आवास पर हुई यह मीटिंग बीजेपी द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी किए जाने के कुछ दिन बाद हुई। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह व्यस्तता की वजह से विगत 15 दिनों से मध्य प्रदेश नहीं जा पाए थे, इसलिए मध्य प्रदेश कोर ग्रुप की स्ट्रेटेजी बैठक दिल्ली में बुलाया गया। इस बैठक में 13 सितंबर को होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा से पहले की प्रारंभिक चर्चा भी हो सकती है। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महासचिव हितानंद शर्मा और मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहे। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, पार्टी की मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। इस मीटिंग में मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार प्रसार पर रणनीति बनी और राज्य में द्वितीय चरण के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा भी हुई। बताया जा रहा है कि 13 सितंबर को उम्मीदवारों के नामों पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में विस्तृत चर्चा और उसके बाद नामों की घोषणा होगी। चुनाव आयोग अक्टूबर की शुरुआत तक 5 चुनावी राज्यों का दौरा पूरा कर लेगा, जिसके बाद इन राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल शामिल हैं। दौरे के बाद चुनाव आयोग इन राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। दिल्ली में हर साल दीपावली पर हवा प्रदूषित हो जाती है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने पिछले साल दीपावली पर पटाखों की जलाने और बेचने पर रोक लगा दी थी। अब केजरीवाल सरकार ने फिर ऐलान किया है कि इस साल भी दीपावली में पटाखे नहीं जलेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को लेकर ऐसा निर्णय लिया गया है। गोपाल राय के मुताबिक दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है। जनवरी से लेकर अगस्त तक दिल्ली का एवरेज AQI कम रहता है, लेकिन ज्यों-त्यों सर्दी बढ़ती है, हवा प्रदूषित होने लगती है। गोपाल राय ने कहा कि इस साल भी दिल्ली में सभी तरह के पटाखे बनाने, बेचने, भंडारण और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। 28 सितंबर 2021 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में पटाखों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। पिछले साल भी पटाखों के जलाने पर बैन था। मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस ऐसे किसी भी पटाखे बेचने, बनाने वालों को लाइसेंस जारी ना करे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट इलाकों की मॉनिटरिंग की जा रही है, साथ ही विंटर एक्शन प्लान भी लागू किया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2018 को आदेश देकर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की बात कही थी, लेकिन उसकी आड़ में जहरीली पटाखे बनाए जाने लगे। इसके बाद 1 दिसंबर 2020 को NGT ने आदेश दिया कि यहाँ हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में है, यहाँ पर पटाखों को बैन किया जाए। दीपावली के मौके पर दियों के साथ पटाखे जलाने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन इससे दीपावली के अगले दिन दिल्ली में चारों ओर धुएं की चादर बिछ जाती है। पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में किसान सर्दियों में खेतों में पराली जलाते हैं, जिसका असर दिल्ली की हवा की गुणवत्ता पर भी पड़ता है। इसको लेकर खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई बार पंजाब और हरियाणा के किसानों को खेतों में पराली नहीं जलाने की अपील की। इंडिगो की फ्लाइट में यात्रा कर रहे एक शख्स पर अपने सहयात्री के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। ये घटना मुंबई से गुवाहाटी जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में घटी। इसके बाद एयरलाइन ने आरोपी यात्री को फ्लाइट के गुवाहाटी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद असम पुलिस को सौंप दिया। सोमवार को इंडिगो ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया कि मुंबई गुवाहाटी के बीच 6E5319 पर यात्रा कर रहे एक यात्री द्वारा एक अन्य यात्री के साथ यौन उत्पीड़न की शिकायत मिलने के गुवाहाटी पुलिस को सौंप दिया गया है। शिकायतकर्ता ने स्थानीय पुलिस में एक FIR दर्ज कराई है। यहाँ जरूरी होगा हम उनकी जांच में सहायता प्रदान करें। इंडिगो ने इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 10 सितंबर को मुंबई से गुवाहाटी जा रही फ्लाइट में एक महिला पैसेंजर के साथ एक पुरुष सहयात्री द्वारा छेड़छाड़ की गई। पीड़िता की शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी यात्री को गुवाहाटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
बता दें कि पिछले महीने फ्लाइट में छेड़छाड़ का एक और मामला सामने आ चुका है। 16 अगस्त को स्पाइस जेट की दिल्ली मुंबई फ्लाइट का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इसे कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला बताया गया। इसे लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक्शन लिया था। उन्होंने इस घटना पर दिल्ली पुलिस और डीजीसीए को नोटिस जारी किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज जाट नेता और कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा ने सोमवार को बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में नेता, नीति और नीयत का अभाव देखकर कांग्रेस से बीजेपी में आने का निर्णय लिया है। बता दें कि उनके दादा नाथूराम 6 बार एमपी और 4 बार एमएलए रहने के साथ साथ केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं और उनके परिवार का नागौर इलाके में बड़ा प्रभाव माना जाता है। बता दें कि ज्योति मिर्धा ने राजनीतिक जीवन कांग्रेस से शुरू किया था। साल 2009 में जब सांसद में चुनकर आई तो वह अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की थी, पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में ज्योति मिर्धा ने चुनाव लड़ा था और वह एनडीए की उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल से पराजित हो गई थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योति मिर्धा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के रूप में एक निर्णायक नेतृत्व मिला है। उसके विपरीत हमारी जो पार्टी थी वो उल्टा दिशा में चल निकली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अपॉर्चुनिटीज का अभाव दिख रहा था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, वहां घुटन महसूस कर रही थी, सो छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ज्योति मिर्धा ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व को विश्वास दिलाती हूं कि 2024 में पार्टी की मजबूती के लिए काम करूंगी, एक सिपाही के तौर पर काम करूंगी। राजस्थान और केंद्र में बीजेपी सरकार में स्थापित रहे, इसके लिए पूरे मन से काम करूंगी। इस दौरान राजस्थान के महासचिव प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में महिला कहीं सुरक्षित नहीं है, ना कोख में, ना घर में, ना खेत में, ना बाजार में, कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि औसत रोज 16 से 17 बलात्कार और एट्रोसिटीज की घटनाएं राजस्थान में घट रही हैं। उन्होंने जिस दिन प्रियंका जी राजस्थान में रहती हैं उस दिन भी घटना घट रही हो और मुख्यमंत्री उसको छुपा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में ज्योति मिर्धा जैसे 40 लोग विगत कुछ दिनों में कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बता दें कि ज्योति मिर्धा का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना राजस्थान विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान के जाट समुदाय में मिर्धा परिवार का बड़ा दबदबा माना जा रहा है और चुनावों में जाट समुदाय का बड़ा रोल होता है। ज्योति मिर्धा इसके पहले नागौर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की सांसद रही थी और नागौर का पूरे इलाके में जाट समुदाय की बड़ी संख्या है और अब जब ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई हैं तो बीजेपी के लिए जाट मतदाताओं को लुभाना आसान हो जाएगा। राजस्थान के भरतपुर में एक टीचर ने 7वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र को सिर्फ इस बात पर पीट दिया क्योंकि उसने क्लास में रखे कैंपर से पानी पी लिया था। छात्र के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब छात्र ने कैंपर से पानी पी लिया तो उन्होंने छात्र से उसकी जाति पूछी। जाति बताने के बाद गुस्साए टीचर ने छात्र को जमकर पीट दिया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और थाने लेकर पहुंची है। जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के भीमनगर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की घटना है। यहां पर छात्र गंगाराम गुज्जर पढ़ाते हैं। दलित छात्र के परिजनों ने आरोप लगाया है कि 7वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने उस कैंपर से पानी पी लिया जिससे टीचर पानी पीते हैं। टीचर गंगाराम ने जब यह देखा तो उन्होंने छात्र से उसकी जाति पूछी। जाति बताने के बाद टीचर को गुस्सा आ गया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। दलित छात्र की पिटाई के दौरान पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। जब छात्र ने यह सब घर जाकर बताया तो उनके परिजन दलित समाज के लोगों के साथ स्कूल पहुंच गए और हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की खबर सुनकर पुलिस स्कूल पहुंची, जहां पुलिस के सामने ही दलित समाज के गुस्साए लोगों ने टीचर के साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया है और उसे पुलिस स्टेशन ले आई। दलित समाज के लोगों का गुस्सा तब भी कम नहीं हुआ तो उन्होंने स्कूल के बाहर जाम लगाने का प्रयास भी किया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। पुलिस ने पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। फिलहाल दलित छात्र के परिजन भी पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्पेन और दुबई यात्रा से पहले कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा जोरों पर थी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अपनी रवानगी से पहले सोमवार को यह फेरबदल पूरा कर लिया। मंत्रिमंडल फेरबदल में ममता बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो की जिम्मेदारी थोड़ी कम कर दी। इसके साथ ही वन मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक की अहमियत बढ़ा दी है।
बाबुल सुप्रियो का पर्यटन विभाग इंद्रनील सेन को दे दिया है। इंद्रनील सेन पूर्व में पर्यटन विभाग के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री थे। इसके साथ ही वन के साथ सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग ज्योतिप्रिय मल्लिक को दे दिया गया है। बाबुल सुप्रियो के पास आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग बना रहेगा। पर्यटन उनके पास था। इस बार बाबुल सुप्रियो को पर्यटन की जगह असामान्य ऊर्जा विभाग मिला है। वहीं इंद्रनील सेन सूचना और संस्कृति विभाग के राज्य मंत्री थे। फिर से उन्हें टूरिज्म विभाग की स्वतंत्र जिम्मेदारी दी गई है। प्रदीप मजूमदार के पास पंचायत कार्यालय था। कैबिनेट फेरबदल में उनकी अहमियत बढ़ी है। सहकारिता विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी मध्य हावड़ा के विधायक अरूप रॉय की अहमियत कुछ कम हो गई है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने उन्हें सहकारिता से हटा दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सीएम ममता बनर्जी के पास गृह, पार्वत्य विभाग, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भूमि और भूमि सुधार विभाग, शरणार्थी पुनरुत्थान विभाग, सूचना और संस्कृति विभाग, योजना, सांख्यिकी और मदरसा और अल्पसंख्यक विभाग है। मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को वन विभाग के साथ साथ इस बार औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग का भी दायित्व दिया गया है। वह उत्तर 24 जिला के टीएमसी के महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं और सीएम के काफी करीबी हैं। अब तक कार्यालय में फेरबदल की जानकारी में उत्तर दिनाजपुर विधायक गुलाम रब्बानी के पास अब विभाग नहीं है। उनके पास काफी समय से खाद्य प्रसंस्करण विभाग था। चूंकि यह अरूप रॉय के पास चला गया है, रब्बानी के पास कोई पद नहीं रह गया है। बता दें कि मंत्रिमंडल के विभागों के फेरबदल किए गए हैं। इस फेरबदल में मंत्रियों को नए विभाग आवंटित किए गए हैं। किसी नए विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है। इस कारण मंत्री पद की शपथ दिलाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच टकराव चल रहा है। इस टकराव में ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि मंत्रियों के शपथ समारोह को लेकर कोई विवाद पैदा हो। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस कारण नए किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया। हरियाणा के जिंद में कुछ पुलिस वालों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस के अधिकारी ने कहा है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। पुलिस जांच में जुटी है। पीड़ित युवक का नाम मंजीत है। वह जिंद जिले के नरवाना कस्बे के करमगढ़ गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि जिन 3 पुलिसकर्मियों ने युवक के साथ मारपीट की है वह डायल 112 वाहन पर तैनात थे। वायरल हो रहे वीडियो में पुलिसकर्मी युवक को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी युवक को पुलिस वाहन में जबरदस्ती बैठाने की कोशिश करते हैं, साथ ही उसके साथ गाली गलौज भी कर रहे हैं। हालांकि युवक रोते हुए पुलिसकर्मियों से हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगा रहा है, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। वहीं इस दौरान सड़क से दूसरे राहगीर भी जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं की। बता दें कि हरियाणा सरकार ने लोगों की इमरजेंसी में मदद के लिए डायल 112 रिस्पांस प्रणाली की स्थापना की है। इसके तहत हरियाणा के नागरिकों को तत्काल मदद प्रदान करने की कोशिश की जाती है। पीड़ित युवक के परिजनों ने आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। डीएसपी संदीप सिंह के मुताबिक यह मामला उनके संज्ञान में आया है। आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित मंजीत एक पिकअप वैन में भैंस लेकर सोनीपत की ओर निकला था। तभी लुधाना पुलिस चौकी के पास डायल 112 के पुलिसकर्मियों ने पिकअप को रोक लिया। आरोप है कि तीनों पुलिसकर्मी नशे में थे और उससे बतौर रिश्वत एक पुलिसकर्मी ने 2000 रुपए मांगे। जब उसने पैसे देने से मना किया तो पुलिसकर्मियों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करनी शुरू कर दी। पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड गए। कल झारखंड की पवित्र नगरी देवघर स्थित एयरपोर्ट पर आगमन के दौरान वो सीधे देवघर सर्किट हाउस विश्राम के लिए पत्नी के साथ रवाना हो गए। वहां बाबा वैद्यनाथ धाम और दुमका में बाबा बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन जल्द अपना दूल्हा तय करेगा। लालू यादव ने इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्होंने आगामी लोकसभा और झारखंड में होने वाले विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए गुरुमंत्र दिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनकी पत्नी की स्वागत में देवघर एयरपोर्ट पर झारखंड के 2 मंत्री समेत हजारों की संख्या में राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
राजद सुप्रीमो लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ पहले पूजा अर्चना करने के लिए द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचे। बाबा वैद्यनाथ धाम स्थित महादेव के शिवलिंग पर पूजा अर्चना करने के उपरांत वह झारखंड के उपराजधानी दुमका रवाना हो गए। यहाँ उन्होंने बाबा बासुकीनाथ मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना की। महादेव की भक्ति में लीन राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बाबा वैद्यनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ स्थित महादेव के दोनों मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने भगवान से पूजा अर्चना कर इंडिया गठबंधन के वर्ष 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने दावा करते हुए बताया कि 2024 में इंडिया गठबंधन अपना जलवा दिखाएगी। वहीं उन्होंने चुटकी लेते हुए इंडिया गठबंधन का दूल्हा कौन होगा इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इसमें शामिल 28 दलों में से कोई एक ही दूल्हा बनेगा। बहुत जल्द दूल्हा कौन होगा यह तय हो जाएगा। वहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव ने G20 के सम्मेलन को पैसों की बर्बादी बताते हुए कहा कि इससे देश की गरीब जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने अपने पुराने अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी वालों ने भगवान के नाम पर बहुत राजनीति कर ली। कर्नाटक में बीजेपी का जो हश्र हुआ है वो सबने देखा है। खबर आगरा से है, जहां सावन मेले में लगी नुमाइश में अश्लीलता परोसी जा रही है। जादू शो के नाम पर अश्लील डांस दिखाया जा रहा है। युवतियों का डांस करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अश्लील डांस दिखाकर इकट्ठा हो रही भीड़ से रुपए बटोरे जा रहे हैं। वही मामले में से स्थानीय प्रशासन भी बेखबर है। ये पूरा मामला फतेहाबाद कस्बे के मेला ग्राउंड का बताया जा रहा है। आगरा पुलिस का फर्जी परिचय पत्र बनाकर लोगों से दबंगई और ठगी करने वाले 2 अपराधियों को थाना एतमादोला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दोनों आरोपियों के पास से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस के साथ 2 फर्जी परिचय पत्र भी बरामद हुए हैं। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ आगरा के कई अन्य थानों में मुकदमे पंजीकृत हैं। जानकारी के अनुसार थाना एतमादोला पुलिस ने लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि 2 युवक पुलिस का फर्जी परिचय पत्र बनाकर लोगों से ठगी और दबंगई कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। सोमवार को पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक नीले रंग की कार में 2 संदिग्ध व्यक्ति चारपुलिया से शोभा नगर की तरफ जा रहे हैं, जिनके पास अवैध तमंचे और पुलिस का फर्जी परिचय पत्र मौजूद है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर और घेराबंदी कर दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जब उन दोनों अपराधियों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 2 तमंचे और 2 कारतूस के साथ पुलिस के 2 फर्जी परिचय पत्र भी बरामद हुए। दोनों अपराधियों से पूछताछ की गई तो उनमें से सचिन ने बताया कि मैं फतेहाबाद में पंजीकृत एक मुकदमे में वांछित चल रहा हूं और इसी वजह से मैं अपने पास अवैध असलहा रखता हूं। और दूसरे अभियुक्त कमरान के कब्जे से बरामद उत्तर प्रदेश पुलिस का परिचय पत्र मिला। उसने पूछताछ में बताया कि इस परिचय पत्र को मैंने अपने लैपटॉप पर तैयार किया है और मैं लोगों से धोखाधड़ी और ठगी करने में और अवैध वसूली करने में इस परिचय पत्र का प्रयोग करता हूं। मैं पुलिस में नहीं हूं, लेकिन लोगों के ऊपर पुलिस जैसा रौब झाड़ता हूं और लोगों को डरा धमकाकर उनसे वसूली करता हूं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम सचिन पुत्र खेमचंद उर्फ कचेरालाल निवासी मोहल्ला कालीनगर थाना फतेहाबाद और दूसरे आरोपी का नाम कमरान और सुहेल पुत्र अशफाक खान निवासी CNG पंप के पीछे फतेहाबाद रोड थाना ताजगंज है। इन दोनों अपराधियों के ऊपर थाना सदर, थाना फतेहाबाद, थाना बसौनी, थाना ताजगंज में कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।